म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, टीवी में ऐड देखा होगा या किसी ना किसी से सुना होगा। पर आपको ये कभी भी समझ में नहीं आता होगा कि म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, और एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं और हम कैसे उन एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम अपने रिस्क को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपने सुना होगा कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को देखें, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। दोस्तों, हर आदमी जो पैसा कमाता है, जैसे कि मैं और आप, पैसा कमाने के बाद हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मेरा मन करता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं एक बहुत कॉमन इन्वेस्टर हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मेरे सामने ये होता है कि अगर मैंने अच्छा स्टॉक चूज कर भी लिया तो मुझे कौन से टाइम उस स्टॉक में एंटर करना है और मुझे कौन से टाइम उस स्टॉक से एग्जिट करना है। और मैं पूरा दिन अपने काम में बिजी रहता हूँ और मैं पूरा दिन मार्केट में ध्यान भी नहीं दे पाता कि मुझे कौन से स्टॉक में कब एग्जिट करना है। तो इसके लिए हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। कैसे, चलिए मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मेरे और आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनको कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो अपना पैसा एएमसीज को देते हैं। अब ये एएमसी क्या होती है? एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एक्सिस, कोटक, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं इंडिया में, जो हमारे जैसे बहुत से इन्वेस्टर से पैसा एक जगह पे पूल करती हैं। और ये पैसा पूल करने के बाद एक बहुत ही एजुकेटेड और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर वो आदमी होता है जो हमारे पूल किए हुए पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पूल हुआ। अब फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। अब वो फंड मैनेजर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो वाला पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डेट में, इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इसके अलावा भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि वो फंड मैनेजर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। वो इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला, शेयर मार्केट। बहुत से फंड मैनेजर्स अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट अगर मैं आपको बताऊं तो वो कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले उनको उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है। सेकंड, डेट। बहुत से म्यूचुअल फंड डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। डेट में इन्वेस्टमेंट करने का ये फायदा होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होती, और डेट में एक कंपनी को अगर किसी ने पैसा दिया तो वो कंपनी टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे करती है और एक टाइम के बाद उनको पूरे का पूरा पैसा वापस करती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है हर म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि वो जो पैसा पूल किया है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है जो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब बात अगर इक्विटी की चली है तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ कि इक्विटी के आगे भी थोड़ी सब कैटेगरीज होती हैं जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इसमें मेनली 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहला, लार्ज कैप कंपनीज। सेकेंड, मिड कैप। थर्ड, स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि रिलायंस, और इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न भी नॉर्मल मिलती है। वैसे अगर मैं मिड कैप कंपनीज की बात करूं तो वो कंपनीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है और कई बार ये रिटर्न भी थोड़ी अच्छी देते हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप कंपनीज जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं और जिनमें पोटेंशियल होती है आने वाले टाइम में बड़ी कंपनीज बनने की। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे। क्या वो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे या स्मॉल कैप में करेंगे। और बहुत से फंड अपनी इन्वेस्टमेंट को तीनों कैटेगरीज में करते हैं, जिनको हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स फेस करते हैं, वो होता है कि बहुत से फाइनेंशियल जार्गन्स हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम सुनने को मिलते हैं जिसका हमें मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जैसे कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे लिखा होता है कि AUM, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर, इसके अलावा NAV। हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एक फाइनेंशियल जार्गन का क्या मतलब होता है और वो कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। चलिए बात करते हैं पहले फाइनेंशियल जार्गन की, और पहला फाइनेंशियल जार्गन है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था
कि एक म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। सबसे पहले बहुत से रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पूल करते हैं। अब मान लो कि एक फंड स्टार्ट होने वाला था जिसके लिए 100 इन्वेस्टर्स ने 100 रुपीज़ को पूल किया, तो टोटल पैसा कितना हुआ? तो टोटल पैसा हो गया 10,000 रुपीज़। तो ये जो 10,000 रुपीज़ हुए इसको बोलते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो उस पैसे को जो पूल होने के बाद जिसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस फंड में मैनेज करती है उसे हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो दोस्तों AUM क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं? क्योंकि दोस्तों जिस भी म्यूचुअल फंड का AUM ज़्यादा होता है वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, और अगर लिक्विडिटी अच्छी होती है तो आपने कभी भी पैसा इन्वेस्ट किया और आपको पैसा निकलवाना पड़ा तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड फाइनेंशियल जार्गन होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। इसको आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जब भी आप किसी शेयर को बाय करने के लिए जाते हैं तो उसका एक प्राइस होता है। जैसे मान लो कि आपने एक शेयर परचेज किया जिसका प्राइस था 50 रुपीज़। वैसे ही म्यूचुअल फंड का जब आप एक यूनिट बाय करने जाते हो तो जो उसका प्राइस होता है उसको हम NAV बोलते हैं। अब मान लो जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था अभी 10,000 रुपीज़ था और एक साल बाद बढ़ के वो 20,000 रुपीज़ हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर ने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो एक आदमी जिसने 10 यूनिट्स लिए थे, जब उसने बाय किया था एक यूनिट का वैल्यू था 10 रुपीज़, अब उसका वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 20 रुपीज़। तो जैसे जैसे NAV ऊपर को जाता है आपका रिटर्न एक म्यूचुअल फंड से अच्छा निकलता जाता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जार्गन म्यूचुअल फंड के केस में होता है एक्सपेंस रेशो। और एक्सपेंस रेशो क्या होता है चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा पूल करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती होगी, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी अलग अलग फंड मैनेज करने के लिए बहुत सा खर्चा उठाना पड़ता होगा, क्योंकि उनको रिसर्च करनी होती होगी कि इस टाइम पे कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उन सबको ये सब पैसा कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों हर इन्वेस्टमेंट पे जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। अब मान लो आपने चूज़ किया कि आपको ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, और जब आप ग्रो की वेबसाइट पे गए वहाँ जाके आपने देखा कि उसमें इन्वेस्ट करने का एक्सपेंस रेशो है 2.3%। तो मान लो अगर आप उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो एक साल में उसके ऊपर आपको 2.3 रुपीज़ का खर्चा देना पड़ेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करें तो आप ध्यान से देखें कि उस कैटेगरी में बाकी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कैसा है, और अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा होगा तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो जितना कम एक्सपेंस रेशो उतना आपका अच्छा रिटर्न। नेक्स्ट फाइनेंशियल जार्गन है एग्जिट लोड। जैसे कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्गर होराइजन के लिए करें, क्योंकि लॉन्गर होराइजन में आपको हमेशा अच्छी रिटर्न मिलती है, और म्यूचुअल फंड भी इसी बात पे फोकस करते हैं। और जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड बोलते हैं कि आपको मिनिमम इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट अगर आपको कहीं से इमरजेंसी पड़ी और आपको वहाँ से पैसा निकालना पड़ा तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा। मान लो आपने ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसका एग्जिट लोड था 1%, तो और उन्होंने बोला कि एग्जिट लोड 1 साल तक लगेगा। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और आपने 1 साल के बीच में कभी भी पैसा निकाला तो हर 100 रुपीज़ पे आपको 1 रुपया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देना पड़ेगा। बट मान लो कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और आप 3 साल बाद पैसा निकालते हैं तो आपका एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, और हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग एग्जिट लोड होता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल जार्गन है रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इनका नाम तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, और लेकिन आपको कई बार समझने में प्रॉब्लम होती है और बहुत बार हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं होता। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट ये होती है जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो किसी एक ब्रोकर के थ्रू, किसी एक एजेंट के थ्रू, उसमें आपकी एक्सपेंस रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली AMC के साथ होती है, बीच में कोई भी एजेंट या बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा 1% एक्सपेंस रेशो का फर्क पड़ेगा, तो मुझे 1% से क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक फिगर देके समझाता हूँ कि वो 1% का लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट पे कितना बड़ा असर हो सकता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर आप अभी 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगले 20 साल के लिए हर महीने करो एक ऐसे एसेट में जो आपको सिर्फ 9% का रिटर्न दे, तो आपका पैसा बढ़ के हो जाता है 1,27,00,000 से भी ज़्यादा। अब मान लो कि ये एक रेगुलर म्यूचुअल फंड था, अब आपने इसकी जगह एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो आपसे 1% का एक्सपेंस रेशो कम लेता था, तो आपका रिटर्न बढ़ के हो गया 10%। तो आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू जो बढ़ के 1,27,00,000 का हुआ था, अब वो बढ़ के 1,43,00,000 के आसपास का हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि 1% का रिटर्न टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कितना बड़ा असर देता है एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। चलिए अब डिस्कशन करते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क क्या होता है और रिस्क कैसे काम करता है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें अपने रिस्क पे क्यों ध्यान देना चाहिए। अब मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है 100 रुपीज़ का, आप हमेशा से यही सोचोगे कि मुझे कैसे 100 को 105 या 110 करना है, बट चांसेस ये भी हैं कि आपका 100 रुपीज़ 90 पे भी जा सकता है। तो ये होता है रिस्क, कि आपका पैसा नीचे जाने के चांसेस, उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो हमें हमेशा अपने रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करें और अपने रिस्क को मिनिमाइज करके एक अच्छी रिटर्न बना सकें। अब दोस्तों हर आदमी का अपना पर्सनल रिस्क होता है और रिस्क बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी इनकम पे, आपकी एज पे, इसके अलावा आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लो आप बहुत यंग हो और आपको बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिस्क न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम है और आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें बहुत कम रिस्क हो। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का हमारा ये फ़ायदा है कि हमें हर तरह के रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनका बहुत ज़्यादा रिस्क है और वो आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम रिस्क लेना है या बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क लेना है, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत कम रिस्क होगा लेकिन रिटर्न भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी उस केस में। तो दोस्तों मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूं कि जैसे अगर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ज़्यादा रिस्क लेने से आपको गारंटी नहीं मिलती कि आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एडवाइस देता हूँ, आप पहले अपने रिस्क को देखिए कि आपका रिस्क कितना है, बाद में आप उस म्यूचुअल फंड को देखिए कि उसमें रिस्क कितना है इन्वेस्टमेंट करने का, और जहाँ पे आप दोनों का रिस्क मैच होता है वो आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन बनता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल में हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बनाते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और एक बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।